गुड आफ्टरनून गाइस। स्टार्ट करते हैं हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर। जैसे कल से हम लोगों ने हमारा 12th स्टार्ट किया है और हमने कल रोटेशनल डायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर भी पढ़ा। आज हम लोग सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके अंदर कल हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक कवर किया था। अभी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर रिलेशन देखेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से टॉपिक आगे बढ़ेगा। काफी अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, कल वाली क्लास का एक बार शॉर्टकट में आपको रिपीट कर देता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली बात। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी थी, उसके पहले का तो इतना जरूरी नहीं है आज की क्लास में, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल की सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, मान लो कहां से कहा जा रहा है, ए पॉइंट से कहा जा रहा है बी पॉइंट पर जा रहा है, तो अब ये जो एंगल कवर करेगा, सेंटर के साथ में जो एंगल कवर करेगा ये पार्टिकल, ठीक है, ए से बी जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कुछ। ठीक है, और ये जो एंगल कवर करेगा या फिर सेंटर से जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमने दो क्वांटिटीज की बात करी थी। हमने कहा था कि ये वाला जो पाथ है ये लीनियर पाथ है। ठीक है, इसे हमने एस नाम दिया था और इसे हमने क्या दिया था, थीटा नाम दिया था। ठीक, तो अगर हम लोग दो बातें अलग अलग देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या थी भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी थीटा थी। ठीक है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या थी, एस थी। ठीक है, थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या थी, एस थी। ठीक है, और मान लो अगर मैं एक रिवॉल्यूशन की बात करूं तो एक रिवॉल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, एक रिवॉल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी आपकी 2π। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक रिवॉल्यूशन के लिए आएगी 2πr। अगर हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है, 2π और 2πr के बीच का रिलेशन, मतलब थीटा और एस के बीच का रिलेशन ढूंढना है, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए 2π था थीटा, और एक रिवॉल्यूशन के लिए एस जो था वो 2πr था। अगर मैं रिलेशन निकालूं इसके बीच में, मान लो मैं 2π को इधर ले जाता हूं, तो 1 रेडियन के लिए एस कितना रहेगा, 1 रेडियन के लिए रहेगा एस आर के बराबर, क्योंकि 2π कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेडियन के लिए कितना रहेगा, ये आर के बराबर रहेगा। और हमें मान लो अगर थीटा के लिए निकालना है, ठीक है, हमें पता करना है कि थीटा के लिए एस कितना रहेगा, तो यहाँ पर भी थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा एस के लिए थीटा कितना रहेगा, आर थीटा रहेगा। मींस वी कैन से दैट एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। कल हमने ये पढ़ा था, फिर से एक बार समझा देते आपको। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, ए से बी तक मूव हो रहा है। अब यहाँ से बैठकर आप इसे जब ऑब्जर्व करेंगे तो सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व होगा, मैंने कल भी बताया था, और यहाँ पर ए के पीछे खड़े रहकर अगर इसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लीनियर ऑब्जर्व होगा। तो दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, जो है सेंटर के साथ डिस्प्लेसमेंट कवर होगी उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो ये आर्क के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर होगी, ठीक है, इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज व्हाट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने थीटा रखा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने एस रखा है। अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक रिवॉल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 2π होती है, और एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है आपकी, 2πr होती है। ठीक है, अभी ये एक रिवॉल्यूशन की बात होगी। अगर हम लोग बात करें कि एक रेडियन के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब जब एंगल एक रेडियन का कवर कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब एक रेडियन की है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी की होगी। ठीक है, तो भैया इसको 2π को इधर लेके चले गए, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 रेडियन हुआ। ठीक है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r हुआ। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 1 रेडियन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, r रहेगा। ठीक है, नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया कितना है, थीटा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा इंटू r होगा। मीन्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, r थीटा होता है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर थीटा होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आर्क लेंथ बराबर से रेडियस इंटू एंगल, या फिर एंगल इंटू रेडियस, जो भी आपकी इच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है,
सो भैया यहाँ से हम लोग अगर थीटा के लिए फॉर्मूला बनाए थे तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आया था, थीटा के लिए फॉर्मूला बनता है एस अपॉन आर, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, थीटा के लिए फॉर्मूला होता है। मैंने आपको कल इसका यूनिट भी बता दिया था। यूनिट क्या होता है, थीटा का यूनिट होता है या तो आप रेडियन के अंदर कैलकुलेट करें या फिर थीटा को डिग्री में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल है। रेडियन और डिग्री दोनों में ही कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने आपको कल बताया था थीटा अलग अलग होता है। जैसे एक रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई। आधे रिवॉल्यूशन के लिए अगर बात करूं तो आधे रिवॉल्यूशन के लिए थीटा कितना होगा, आपका पाई होगा। और आधे के लिए बात करूं तो कितना होगा आपका पाई बाय 2। इस तरीके से थीटा आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था n की वैल्यू से आपको थीटा निकालना है। थीटा के लिए फॉर्मूला भी लिख कर दिया था कल मैंने, 2 पाई n करके। यहीं से n की वैल्यू आप अलग अलग पुट करते जाएंगे तो थीटा की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी। जैसे n की वैल्यू अगर आप 1 पर पुट करेंगे तो थीटा आएगा 2 पाई, मींस n आपका क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की वैल्यू अगर आप अलग अलग डालते जाएंगे तो थीटा की आप लोग अलग अलग वैल्यू पाते जाएंगे, ठीक है। ये कल हमने बात करी थी। यूनिट हमने देख ली थी, रेडियन और डिग्री होती है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बात कर दूं यहाँ पर कि थीटा के कोई भी डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। डायमेंशन नहीं होते हैं थीटा। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो थीटा के कोई डायमेंशन नहीं होते। हम ऐसे मान सकते हैं m0 l0 t0, ठीक है। थीटा के कोई भी यहाँ पर डायमेंशंस नहीं होते। अब आप पूछोगे सर डायमेंशन क्यों नहीं होते, तो भैया थीटा एक एंगल है, ठीक है, और एंगल के कभी भी कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं होते। यूनिट जरूर होती है, यूनिट होती है रेडियन मान लो या फिर डिग्री मान लो, ये इसकी क्या है, यूनिट है। बट अगर डायमेंशन की मैं बात करूं तो इसके कोई भी किसी भी प्रकार के कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं m0 l0 t0, तो ये थीटा के क्या रहेंगे, डायमेंशंस रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, थीटा के बारे में और बात करते हैं हम लोग। थीटा के हमने रिवॉल्यूशन की बात कर ली, अब आगे थीटा को बढ़ाएंगे। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, मैंने कल आपको डायरेक्शन भी निकाल कर बताई थी कि यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगता है। जैसे कि अगर मैं मेरा जो कर्ल फिंगर है वो क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रही है। मैंने आपको कहा था कि जो राइट हैंड है, राइट हैंड में मैंने क्या पकड़ रखी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ रखी है। देखो कल ये सारी बातें हो गई थी, इसलिए फास्ट एक बार रिवीजन दे रहा हूँ, इसलिए फटाफट फटाफट हो रहा है। इसके बाद का जो टॉपिक है थोड़ा आराम से लेंगे। बट मैंने कहा क्या कहा था आपको, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमने राइट हैंड के अंदर क्या पकड़ रखा है, राइट हैंड में हमने पकड़ रखी है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। राइट हैंड के अंदर क्या पकड़ रखी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कर्ल फिंगर जो बता रही है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रही है, और थंब जो बता रहा है वो डायरेक्शन ऑफ थीटा बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है, थीटा की डायरेक्शन बता रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं भैया, देखो यहाँ पर ये जो कर्ल फिंगर है मैं यहाँ पर रखूंगा, कर्ल फिंगर क्या बताएगी, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। और ये जो है थीटा की डायरेक्शन होगी, ये जो है थीटा की डायरेक्शन होगी, मतलब ये डायरेक्शन एक्सियल कह सकते हैं ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने इसी हाथ में पकड़ रखा है। तो ये जो थीटा की डायरेक्शन है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग कह सकते हैं एक्सियल कह सकते हैं। एक्सियल नाम क्यों दिया भाई, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इधर ही है और ये भी इधर ही है। हाँ, अगर क्लॉकवाइज होता तो सीधी बात है थीटा अंदर जाता, ऐसे होता तो थीटा किधर की तरफ जाता, अंदर की तरफ जाता, ठीक है। तो थीटा की डायरेक्शन कैसी होती है, एक्सियल होती है, इतना याद रखिए, ओके। ओमकार पूछ रहा है थीटा स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। थीटा वेक्टर है या स्केलर, कल बताया था बेटा, अगर लार्ज थीटा होगा, ओमकार अगर कर का लेक्चर आपने देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि अगर थीटा बड़ा रहेगा, ठीक है, थीटा अगर ज्यादा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। मैंने एक बुक वाला एग्जांपल भी दिया था, थीटा अगर बड़ा है तो उसे स्केलर कहते हैं, और अगर थीटा छोटा होता है तो उसे वेक्टर कहते हैं। अगर थीटा की डायरेक्शन जानना चाहते हो तो आप प्लीज एक बार अपना कल का लेक्चर देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा स्केलर कब होगा, वेक्टर कब होगा। एक प्रकार की टेंसर क्वांटिटी इसे कह सकते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग अगली टर्म पे चले। जैसे देखो हमने सारी काइनेमेटिकल टर्म्स हमने लीनियर मोशन में पढ़ी थी, वैसी ही सारी की सारी काइनेमेटिकल टर्म्स हमें सर्कुलर मोशन के अंदर भी पढ़नी है। आज फिर से हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। दूसरी काइनेमेटिकल टर्म है आपकी, देखो वहां पर हमने क्या पढ़ी थी, 1D के अंदर। देखो 1D मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया है आपको, ठीक है। 1D के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, या s/t, यही किसका फॉर्मूला होता है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना भैया, एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी, किसकी बात करनी यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम इसी तरीके से, इसी प्रकार से कंपेयर करके निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी का। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी हम वो देख लेते हैं।
देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इट इज डिफाइंड as the change in angular displacement with respect to time taken। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे डिफाइन नोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ओमेगा इसका डिनोशन है, नोटेशन है। ओमेगा मीन्स ऐसे डब्ल्यू टाइप भी बनता है, इसे ओमेगा कहते हैं। ओमेगा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जैसे जैसे देखो आपका ये पार्टिकल यहाँ घूम के जाता है, यहाँ पर हम इसके डायरेक्शन भी देखेंगे। अब हमने कहा था कि ए से बी जाना है, ए से कहाँ जाना है, बी जाना है। अब ए से बी के अंदर मान लो हम कितना एंगल कवर कर रहे हैं, थीटा का एंगल कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना एंगल कवर कर रहे हैं, थीटा का। इधर कौन सी वेलोसिटी होगी, इधर होगी आपकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी रहेगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन किसकी रहेगी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। और थीटा एंगल मान लो मैंने ए से बी में चल दिया और मैंने थीटा एंगल कवर किया, और थीटा एंगल को कवर करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो जैसे जैसे थीटा में टाइम के साथ साथ चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा में भी चेंजेस, सो दिस इज नोन एज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन हम लोग करते हैं ओमेगा से। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर से क्या होता है, थीटा बाय टी, मींस चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नोन एज व्हाट, ओमेगा। ओमेगा मींस व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। इसकी अगर यूनिट की बात करूं मैं भाई, तो इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर थीटा है नीचे टी है, मींस ऊपर एंगल है नीचे टाइम है, तो इसका यूनिट हम लोग या तो लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड, यही ज्यादा यूज होता है, या फिर कभी कभी डिग्री पर सेकंड भी लिख सकते हो। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड कह दो, या फिर इसका यूनिट कह देते हैं डिग्री पर सेकंड, दोनों ही बात चल जाएगी। रेडियन पर सेकंड कह दो या फिर क्या कह दो, डिग्री पर सेकंड कह दो। इसके डायमेंशन क्या होंगे, देखो डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो थीटा के तो कोई डायमेंशन होते ही नहीं है, हाँ, बट टाइम के डायमेंशन होंगे। और टाइम को अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो इसके डायमेंशन बनेंगे t⁻⁻1। तो इसके डायमेंशंस क्या देंगे, t⁻⁻1। ठीक है, यूनिट क्या आ गई, रेडियन पर सेकंड या फिर डिग्री पर सेकंड इसका यूनिट रहेगा, और इसके जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, t⁻⁻1। नाउ हमने ओमेगा को समझ लिया। ओमेगा क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना एंगल चेंज होगा और उसको चेंज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, ओमेगा कहलाएगा। ओमेगा मींस चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता था, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये बात तक हम लोग पहुंच गए, इसके अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया। अब बात आती है डायरेक्शन की। वैसे तो मैंने आपको कल डायरेक्शन बता दी थी कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने तीनों की साथ में बता रही थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आज फिर एक बार मैं बता दूंगा कि जिधर थीटा की डायरेक्शन होती है उधर ही ओमेगा की भी डायरेक्शन होगी। मतलब अगर मैं देखो इसको क्या करूं, इसको क्या मानूं मैं, मोशन मानूं कि ये कर्ल फिंगर क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रही है, तो ये जो थंब है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बताएगा। ठीक है, दिस थंब विल बी शो व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, थंब क्या शो करेगा, यहाँ पर मुझे ओमेगा की डायरेक्शन शो करेगा। मतलब ओमेगा की डायरेक्शन भी इधर बाहर की तरफ आएगी, बाहर तो नहीं बना सकता हूँ तो यहाँ बना देता हूँ। ओमेगा भी कैसा होगा, एक्सियल होगा। ठीक है, ओमेगा की भी डायरेक्शन कैसी होगी, एक्सियल होगी। जैसे थीटा की डायरेक्शन कैसी थी, एक्सियल थी, एक्सिस पर आ रहा था, वैसे ही ओमेगा भी बाहर आएगा, थंब की डायरेक्शन में बाहर आएगा, और इसकी डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, एक्सियल रहेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि ओमेगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओमेगा कैसी क्वांटिटी भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात भी याद से अपनी नोटबुक में लिख लेना कि ये कैसी क्वांटिटी है, ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर आगे जाएंगे, थोड़ी बातें और करेंगे, थोड़ी बातें हमने कर ली है।
देखो जैसे लीनियर वेलोसिटी के केस में हम देखो इसे पूरा इस मोशन को हम लोग पूरा 1D से कंपेयर करेंगे, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी के केस में हमने दो टाइप से इसे डिवाइड किया था, अगर आपको याद रहेगा तो हमने 1D जब पढ़ा था तो लीनियर वेलोसिटी को हमने दो तरीके से डिवाइड किया था। हमने एक तो कहा था कि जब हम लोग ज्यादा टाइम की बात करते हैं या फिर पूरे पाथ की बात हम लोग अगर करते हैं तो वहां पर जो लीनियर वेलोसिटी होती है, जब टाइम क्या होता है आपका ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पर जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसे एवरेज लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। और वो क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये डेल क्या बताता है हमें, बड़ा डिस्प्लेसमेंट बताता है, बड़ी बात बताता है, बड़ा चेंज। डेल मींस व्हाट, बड़ा चेंज, डेल मींस व्हाट, बड़ा चेंज। तो ये एवरेज होती थी। एवरेज वेलोसिटी कब यूज की जाती थी, जब हम लोग पाथ की बात कर रहे हो, बड़े पाथ की बात कर रहे हो, ज्यादा वक्त की अगर बात करते थे तो हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। तो दिस इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय डेल एस बाय डेल टी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेल मींस पाथ का चेंज हो जाता है, डेल टी मींस व्हाट, ये बड़ा चेंज हो जाता है, डेल मींस, ओके। अब अगर हमें यहाँ पर इंस्टेंट की बात करनी हो, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है भैया, इंस्टेंट का मतलब होता है एक पॉइंट की बात करनी हो। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी एक पॉइंट के लिए पूछी जाती थी तो आप क्या करते थे, ये टाइम की वैल्यू बहुत छोटी रख देते थे, मतलब टाइम के आगे आप लिमिट लगा देते थे, डेल टी टेंड्स टू क्या लगाते थे, 0, क्योंकि ये एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा है और जब ये पॉइंट के बारे में बात करेगा तो टाइम के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आएगा। टाइम का जो चेंज है वो लगभग कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों टाइम का चेंज लगभग 0 होगा, उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि वो एक पॉइंट की बात कर रहा है। जब ये एक पॉइंट की बात करता है तो ज्यादा वक्त के अंदर चेंज नहीं आएगा, और जब ज्यादा टाइम के अंदर चेंज नहीं आएगा तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है, लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हम लोग क्या लगाते थे, एवरेज वेलोसिटी की क्या लगा देते थे, लिमिट लगा देते थे। इसका ओवरऑल मतलब यही होता था कि लिमिट ऑफ डेल टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रख देते थे, मतलब डेल एस बाय डेल टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ जाती थी आपकी, डी एस बाय डी टी। ये सब कुछ पढ़ाया हमने, ठीक है, डी एस बाय डी टी। तो ये होती थी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये होती थी आपकी एवरेज वेलोसिटी। जब टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ साथ ज्यादा चेंज आता था तो ये होती थी एवरेज वेलोसिटी, और ये होती थी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर डी दिया गया है, डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, ठीक है। बहुत छोटा चेंज जब होता है तो उसे डी से डिनोट करते हैं। डी से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि वो छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। और इंस्टेंट मतलब एक पॉइंट की बात कर रहा है, एक पॉइंट की बात कर रहा है, तो एक पॉइंट पे बहुत छोटा चेंज आने वाला है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम लोग क्या शो करते हैं, डी शो करते हैं। और एवरेज वेलोसिटी के अंदर हम लोग क्या शो करते हैं, डेल शो करते हैं। अब डेल क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक पाथ की बात करें, पाथ की बात करें मतलब बड़ी बात करें, इसीलिए यहाँ पर हम डेल शो करते हैं और यहाँ पर डी शो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक इंस्टेंट की बात करें, एक छोटी बात करें, एक पॉइंट की बात करें, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब हमें इसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी बात करनी है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी दो बातें होंगी यहाँ पर। कैसे दो बातें होंगी, एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी दो बातें करनी पड़ेंगी हमें। दो तरीके की एंगुलर वेलोसिटी होगी। एक होगी आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ही ये होगा बच्चों, क्या होगा, डेल थीटा बाय डेल टी। यार डेल लगाया मींस बड़ा चेंज है, टाइम में भी ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज। इसको इससे एनालॉगस मानेंगे, ओके। यहाँ पर बस एस होता था मींस लीनियर, यहाँ पर मींस एंगुलर होता है इसलिए थीटा लगा दिए। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मींस क्या होगा, डेल थीटा बाय डेल टी, क्योंकि हम लोग बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। अगर मैं इंस्टेंट की बात करूंगा, यहाँ पर भी अगर मैं किसकी बात करूंगा, इंस्टेंट की बात करूंगा, तो टाइम का चेंज लगभग कितना होगा, 0 होगा। टाइम के अंदर यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं आएगा, और टाइम के अंदर अगर ज्यादा चेंज नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम का चेंज लगभग क्या रखना है, 0 रखना है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे,
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। जब आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलने वाली जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। मीन्स यहाँ पर रखेंगे आप डेल थीटा बाय डेल टी, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ पर कितनी मिलेगी, डी थीटा बाय डी टी मिलेगी। मीन्स ये भी आपको डी के फॉर्म में मिलेगी अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, और अगर एवरेज की बात कर रहे हो तो ये आपको डेल के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, डेल थीटा बाय डेल टी, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होगा, डी थीटा बाय डी टी। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अभी क्लियर हुआ रहेगा। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, और एवरेज मीन्स हम पूरे पाथ की बात कर रहे हैं। तो वही दो वेलोसिटी हमने यहाँ पर एक फाइंड करी है। देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन करेंगे, मान लो थीटा की वैल्यू दी, थीटा दिया है 2t स्क्वेयर प्लस 2t, ये हमें थीटा दे रखा है। ठीक, थीटा किसके फॉर्मेट में दिया, टाइम के फॉर्मेट में थीटा दिया। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा इन 2 सेकेंड। पहले तो मुझे फाइंड क्या करना है, 2 सेकेंड में कितना ओमेगा होगा, और दूसरा मुझे फाइंड आउट ये करना है कि एट 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, जो आपकी इच्छा रख सकते हैं। ठीक है, पहला मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि ओमेगा फाइंड करना है 2 सेकेंड के अंदर, और कहाँ फाइंड करना है ओमेगा, दूसरा एट 2 सेकेंड पे फाइंड करना। मतलब दो अलग अलग बात कर रहे हैं कि इन 2 सेकेंड बोला है, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इन 2 सेकेंड मतलब पूरे पाथ की बात कर रहे हैं, एट 2 सेकेंड मतलब हम लोग सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो दो जगह पर हमें ओमेगा निकालना है। इन 2 सेकेंड यानी कि एवरेज की बात कर रहे हैं, टोटल इन 2 सेकेंड में मतलब 0 से लगाकर 2 तक कितना होगा वो निकालना है। दूसरी बात एट 2 सेकेंड में निकालना मतलब डायरेक्टली 2 सेकेंड पर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालना। पहले थीटा से ओमेगा तो पता कर लो, फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात होगी। थीटा कैसे निकाल, थीटा से ओमेगा कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, या तो चलो ये इंस्टेंटेनियस के लिए पहले मैं इसका निकाल देता हूँ, इन 2 सेकंड के लिए निकाल देता हूँ। ठीक है, तो इन 2 सेकंड के लिए ओमेगा बराबर से क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा बराबर से क्या आ जाएगा, चेंज इन थीटा अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन थीटा कितना होगा भैया, थीटा एट 2 सेकंड माइनस थीटा एट 0 सेकंड। 0 से 2 में चेंज आएगा ना। देखो मैं एवरेज की बात करूँ, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि हमें एवरेज निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी वाली निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज वाली निकाल रहे हैं। एवरेज वाली निकाल रहे हैं मतलब क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्या आएगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा 2 सेकंड पे था माइनस जो थीटा 0 सेकंड पे था, उन दोनों का चेंज हमने यहाँ लिख दिया। विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे हम लोग, टाइम कर देंगे। तो बेटे यहाँ पर t की वैल्यू पहले 2 डालो, तो 2 डालूंगा तो मैं क्या होगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना होगा यहाँ पर 8, 8 प्लस 2 इंटू टी। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। एक काम करो टी भी हटा दो, यहाँ पर सिर्फ 2 रहने दो, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 रख के देखो, पहले मैं 2 रखता हूँ, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। ओके, ये इससे क्या आएगा आपका थीटा एट 2 सेकंड आएगा। ठीक, माइनस व्हाट, माइनस थीटा एट 0 सेकंड। 0 रखने का तो कोई मीनिंग ही नहीं आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने सेकंड में पूछा गया है, 2 सेकंड में पूछा गया है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो ओमेगा एवरेज मतलब बच्चों क्या आएगा, ये देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 प्लस 2। ओके, माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, मीन्स क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। अपॉन में क्या आएगा भाई 2 आ जाएगा। सो इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 आपका हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 8/2 यानी कि 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आई, एवरेज आई। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी मतलब आपकी 0 से लगाकर 2 तक। ठीक है,
वेट अ मोमेंट गाइस। मैंने डिलीट कर दी उसको, उल्टी सीधे वहाँ पढ़ो ना इनमें। सॉरी गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क देख रहे थे। स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, तो हमने ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब हम लोगों को इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए कहा गया। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए कहा गया मतलब उन्होंने हमें कहा है कि भैया अब 2 सेकंड पर निकालो, इट ओनली 2 सेकंड। पहले हमने 0 से 2 निकाली, ठीक है, 0 से 2 निकाली, यानी पूरे पाथ की बात कर रहा था तो उसे एवरेज नाम दे दिया, ठीक है। अब वो सिर्फ 2 सेकंड की बात कर रहा है, मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा है कि सिर्फ 2 सेकंड पर मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकाल के बताओ। तो हम लोग पहले थीटा को डिफरेंस, देखो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, मींस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या रखेंगे हम लोग, डी बाय डी थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। थीटा कितना है आपका 2t स्क्वायर प्लस 2, ये यहाँ पुट करेंगे। इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। पहली बात तो डिफरेंशिएट अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4t प्लस 0, ठीक है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आएगी, 480 आएगी। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 इंटू 2, तो ये आएगा आपका 8 रेडियन पर सेकंड। डिफरेंशिएशन आपको आता है, 11th क्लास में ये सब सिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो कि कितनी आ रही है, 8 रेडियन पर सेकंड आ रही है। और आप चेक कर सकते हैं एवरेज कितनी आ रही है, 4 रेडियन पर सेकंड आ रही है। मतलब मैं समझाने का मतलब यही था कि एक पॉइंट की अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो वो अलग ही आएगी, और अगर पूरे पाथ की बात करोगी तो वो डिफरेंट आएगी। डिफरेंट कितनी आ रही है, 8 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो ये चीज होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर थीटा और ओमेगा के अंदर एक रिलेशन तो हमने पढ़ लिया कि ओमेगा बराबर से क्या होता है, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अब एक और रिलेशन है इनके बीच में, वो भी एक बार देख लेते हैं, जरा फटाफट एक नजर घुमा लेते हैं हम लोग। देखेंगे दूसरा रिलेशन क्या है। दूसरा रिलेशन हम लोग थीटा और ओमेगा के बीच देखें तो दूसरा रिलेशन ये रहेगा कि डिफरेंशिएशन फॉर्म में। जैसे देखो, मेरे को अगर क्वेश्चन के अंदर ओमेगा दिया, थीटा नहीं दिया, इस केस के अंदर ये रिलेशन कब लगता था, जब थीटा दिया हो और ओमेगा नहीं दिया हो। तो मैं फाइंड करता था यहाँ से कि भैया थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा, ओमेगा निकालूंगा। लेकिन ये रिलेशन कब रहेगा, जब मुझे थीटा दिया रहेगा और ओमेगा फाइंड करना रहेगा। बट इन केस यहाँ पर एक और तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको हो सकता है ओमेगा दिया हो बट थीटा नहीं दिया हो। तो इसमें कैसे रिलेशन बताएंगे, बहुत सिंपल है। ये dt इधर जाएगा तो d थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओमेगा इंटू dt बनेगा। बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू dt। d थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा आएगा, और ये आ जाएगा ओमेगा इंटू dt। ये रिलेशन कब यूज करेंगे भैया, जब आपके पास में ओमेगा अवेलेबल हो और आपको थीटा फाइंड करना हो। और ये रिलेशन कब यूज करेंगे, जब आपके पास में थीटा अवेलेबल हो और आपको क्या फाइंड करना हो, ओमेगा फाइंड करना हो। थीटा दिया हो, ओमेगा निकालना हो तो ये यूज करेंगे, ओमेगा दिया हो और थीटा निकालना हो तो ये रिलेशन यूज करेंगे। मतलब ये दोनों रिलेशन हम लोग साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों, देखो कल हमने बात करी थी, थीटा हमने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के लिए निकाला था, एक रिवॉल्यूशन के लिए इतना होगा, 2 रिवॉल्यूशन के लिए इतना होगा। वैसे ही हमें ओमेगा भी पढ़ना है।
अब ओमेगा दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो थीटा पर डिपेंड करता है और दूसरा टाइम पर डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले टाइम की एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, टाइम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मतलब ओवरऑल हम लोग टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, टाइम पीरियड का डेफिनेशन है, ठीक है। टाइम पीरियड का डेफिनेशन है, या फिर इसे हम लोग कहेंगे पीरियड भी कह सकते हैं, टाइम पीरियड कह दो या फिर इसे क्या कह दो, पीरियड कह दो, ओके। तो टाइम पीरियड या पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है, टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। पार्टिकल को जितना टाइम एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए लगता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, टाइम पीरियड कह सकते हैं या फिर पीरियड कह सकते हैं। टाइम पीरियड या पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट व्हाट, वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने के लिए जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, और इसे डिनोट करेंगे हम लोग कैपिटल टी से, ठीक है। कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं, ओके। एक और डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। अब लगे हाथ हमने टाइम पीरियड पढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का पीछा ही करती रहती है, जहां जहां टाइम पीरियड होता है वहां वहां फ्रीक्वेंसी भी पहुंच जाती है। तो अगर टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है, पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है, तो लगे हाथ हम लोग फ्रीक्वेंसी की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ revolution, number of revolution taken by particle in 1 सेकेंड या यूनिट टाइम, जो भी आप कह रहे हैं, जनरली सेकेंड ही यूज करते हैं, यूनिट टाइम इसलिए मैंने डायरेक्ट कह दिया 1 सेकेंड, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पार्टिकल लेगा एक सेकंड के अंदर उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, एक सेकंड के अंदर जितने रिवॉल्यूशन पार्टिकल लेता है वही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर बच्चों देखोगे तो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होती है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यूनिट तो हम लोग जानते ही, टाइम पीरियड का तो जानते ही थे, इसको तो भैया ये तो हमेशा के लिए सेकंड में ही मेजर किया जाता है, इसके साथ तो कोई चेंजेस होते ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कभी हर्ट्ज में मेजर करते हैं, कभी पर सेकंड में मेजर करते हैं, कभी सीपीएस में मेजर करते हैं, कभी आरपीएस में मेजर करते हैं और कभी आरपीएम में मेजर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ, ये सीपीएस, आरपीएस, आरपीएम क्या है। सीपीएस का मतलब है साइकिल पर सेकंड, आरपीएस का मतलब है रिवॉल्यूशन पर सेकंड और आरपीएम का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये ऑल आर द यूनिट्स ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मैंने बताया, जो टाइम एक पार्टिकल को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं या फिर पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टेकन बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर पार्टिकल जितना रिवॉल्यूशन पूरे करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये दो पार्ट हो गए, ये सब ओवरऑल 11th में मैंने काइनेमेटिक्स के अंदर हर चीज आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। बस ये एक रिवीजन क्लास है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमें 12th में भी मैंने आपको कहा था, वहां कमिट किया था कि मैं 12th में जब पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से ये सारी चीजें रिपीट करूंगा, इसीलिए ये सब रिवीजन चल रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हमें ओमेगा पता करना है, ओमेगा पता करना है फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ओमेगा फॉर 1 रिवॉल्यूशन। सर दीजिए ओमेगा, ओमेगा फॉर 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए मुझे क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, ठीक है। ओमेगा फॉर 1 रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए अगर मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो बड़ा ही सिंपल काम है कि ओमेगा फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ओमेगा का बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों, थीटा बाय टी, ओके। थीटा बाय टी क्या है, ओमेगा का फॉर्मूला। अब थीटा एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन के लिए थीटा हमने कल ही पढ़ा है, एक चक्कर पूरा लगाओगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, 2 पाई का कवर होगा। और एक रिवॉल्यूशन के लिए अगर टाइम देखोगे तो एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो ओमेगा बराबर से कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय टी, ठीक है। मतलब थीटा बाय 2 पाई, ओवरऑल वही कह रहे हैं बट एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई बाय थीटा, ठीक है। यहाँ से आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, टाइम पीरियड बराबर से क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा आपका टाइम पीरियड का।
नाउ इसे हम लोग ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो 2 पाई को वैसे ही रहने देंगे, ये 1/t को अलग लिख सकते हैं। 1/t को आप जैसे ही अलग लिखोगे तो 1/t की वैल्यू कितनी होती है, 1/t की वैल्यू होती है n, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई n। तो एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई n। हियर n इज व्हाट, n इज फ्रीक्वेंसी, n को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ओमेगा बाय 2 पाई। अगर आप चाहते हैं n की वैल्यू निकालना ओमेगा के फॉर्मेट में तो वो भी निकाल सकते हैं। n मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 पाई n हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ओमेगा का फॉर्मूला हो गया, ये एक ओमेगा का फॉर्मूला हो गया, ये ओमेगा के फॉर्मूले हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है। ओवरऑल आपको क्लियर हुआ रहेगा। ओमेगा हमने किसके फॉर्म में निकाल दिया, टाइम पीरियड के फॉर्म में निकाल दिया। ओमेगा हमने किसके फॉर्मेट में निकाल दिया, n के फॉर्मेट में निकाल दिया, ओके। अब आप सोच रहे होंगे सर कल भी n यूज करा था, आज भी n यूज करा, कल वाले n और आज वाले n के अंदर डिफरेंस क्या है वो तो बता दो भैया, ठीक है। तो भैया आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्मॉल n और कैपिटल n के अंदर डिफरेंस क्या है, नहीं तो आप थीटा और ओमेगा को एक ही बना दोगे। देखो कल हमने थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 2 पाई कैपिटल n, आज ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा हमने 2 पाई स्मॉल n, ठीक है। कैपिटल n का मतलब क्या होता था, कैपिटल n का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ओनली नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। और स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और हम लोग कैसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। मतलब कैपिटल n बराबर सॉरी स्मॉल n बराबर से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कैपिटल n बाय टी, मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बराबर से क्या आता है, स्मॉल n। तो ओमेगा होता है 2 पाई स्मॉल n और थीटा होता है 2 पाई कैपिटल, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों का रिश्ता निकालेंगे। किस किस का रिश्ता निकालेंगे, ओमेगा और v का रिश्ता निकालेंगे। मतलब थीटा और जैसे s का रिश्ता निकाला था, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जैसे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाला था, वैसे ही अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और साथ में लीनियर वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकलेगा इन दोनों का रिलेशन। किसका रिलेशन निकालना हम लोगों को, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और साथ ही साथ किसका रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। एकदम सिंपल है, देखो कैसे। मैं मान लेता हूँ कि कोई दो पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। कहाँ से कहाँ चल रहा है वो, ए से बी चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ चलने में वो बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, मान लो डेल थीटा। डेल ये भी बना सकते हो, वो भी बना सकते हो। अब इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो यहाँ पर कितनी है, v। तो अगर मुझे लीनियर वेलोसिटी बतानी है तो ये v है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, डेल s, ठीक है, इट इज अ वेक्टर। ये देखो ये क्या रहेगा भैया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी कितनी मान लेता हूँ मैं, v मान ली मैंने, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये क्या है आपका सेंटर है, ये क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डेल्टा। इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल है, ठीक है। नाउ अब हमें लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि लीनियर वेलोसिटी जो आपकी होती है, कई बार हमने पढ़ी। लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या होती है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, change in linear displacement with respect to time taken, okay। so v is equals to, अगर मैं इंस्टेंट की बात करूँ, एक पॉइंट की बात करूँ, ए पॉइंट की बात करूँ, इंस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, और ए और बी से बीच की ज़्यादा दूरी नहीं है, ये बात बता रहा है डेल, ठीक है। डेल क्या बता रहा है कि बहुत छोटा है, ठीक है। तो चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मैं लिमिट लगा लेता हूँ। लिमिट क्या लगा लेता हूँ, डेल टी टेंड्स टू 0,
ठीक है। अब चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल एस, और टाइम क्या है, डेल टी। तो ये क्या आ जाएगा, डेल एस बाय डेल टी। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल एस है, और टाइम कितना है आपका, डेल टी है। ठीक है, तो भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमें डेल एस और डेल थीटा के बीच का रिलेशन भी पता है। क्या रिलेशन है भैया, डेल एस बराबर से होता है डेल थीटा इंटू आर। क्या होता है, डेल एस बराबर से होता है डेल थीटा इंटू आर। ठीक है, एक और बात यहाँ याद रखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो होगी टेंजेंशियल। कैसी डायरेक्शन होगी लीनियर वेलोसिटी की, टेंजेंशियल। और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ निकलेगी, यहाँ। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी भैया, इधर तो नहीं बता सकते, इधर बता देते हैं। इधर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सियल। ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन कैसी होगी, एक्सियल। और v की डायरेक्शन, v क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। और ओमेगा जो कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एक्सियल होगी। तो अब ये डेल एस बराबर से क्या है, डेल थीटा इंटू आर है। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो v बराबर से क्या आएगा, v बराबर से आएगा डेल टी टेंस टू 0। इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल थीटा क्रॉस आर अपॉन डेल टी, ऐसा है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया हमने डेल एस की वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट कर दी, डेल एस की वैल्यू डेल थीटा इंटू आर है अपॉन डेल टी। अब ये देखो, ये है वो, देखो क्या है ये है आपका ओमेगा। कैसे है ओमेगा, सीधी सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये आपका क्या है, ओमेगा है। तो हम लोग यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है, स्केलर फॉर्मेट में आर ओमेगा। तो ये रिलेशन हमने प्रूव किया। ठीक है, v यहाँ पर क्या है, आपकी लीनियर वेलोसिटी, आर आपका रेडियस है, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा बराबर से क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर से हो जाएगा v बाय आर। वही रिलेशन देखो, थीटा बराबर से हमने क्या पढ़ा था, थीटा बराबर से हमने पढ़ा था s बाय आर। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन को आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये वाली टर्म्स कैसी है, एंगुलर है, ओमेगा भी एंगुलर है, थीटा भी एंगुलर है। ये वाली टर्म्स कैसी है, लीनियर है, ये वेलोसिटी भी कैसी है आपकी, लीनियर वेलोसिटी है। ये डिस्प्लेसमेंट भी आपका कैसा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। और अगर इसे वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या होती है। ठीक है, ये रिलेशन सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही सही होता है। अगर हम लोग दूसरे मोशन की बात करेंगे तो इस रिलेशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, काफी सारे चेंजेस आते हैं, तो याद रखिए ये रिलेशन सिर्फ सर्कुलर के केस में अप्लाई करें, बाकी रिलेशन, बाकी मोशन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये रिलेशन v ओमेगा बराबर से v बाय आर कब सत्य है, तो आप ध्यान देंगे ये ट्रू कब है। देखिए, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, लीनियर वेलोसिटी। ये किसकी डायरेक्शन होती है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ये क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, अगर यहाँ पार्टिकल चले जाता तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ हो जाती, ये क्या बन जाती है आपकी, रेडियस बन जाती। यहाँ पार्टिकल चले जाता तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती, इधर हो जाती, और रेडियस क्या हो जाती, ये हो जाती। यहाँ पहुंच जाता तो लीनियर वेलोसिटी ये हो जाती, ये क्या हो जाती, रेडियस हो जाती। ठीक है ना भैया, तो याद रखो ये रिलेशन कब सही है, जब r और v परपेंडिकुलर है। देखो आप हर जगह पर देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो 90 डिग्री का है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। v और r दोनों एक दूसरे से कैसे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। आप हर जगह देखो, हर पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखेंगे तभी भी परपेंडिकुलर है, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, हर जगह पर इनका जो रिश्ता है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, एक्चुअल जो रिलेशन होता है वो एक्चुअल रिलेशन ये होता है। देखो, v ओमेगा बराबर से v परपेंडिकुलर ऑफ, मतलब v का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, लीनियर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर बराबर से r ओमेगा। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा सही है। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग जनरली सर्कुलर मोशन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट ये रिलेशन हमेशा यूज कर सकते हैं कि v परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा लेना है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है।
हाँ, एक्चुअल हम लोग अभी ये वाला रिलेशन ओके कर लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन के केस में हमेशा परपेंडिकुलर ही आता है। समस्या तो वहां आएगी जहां पर इनका एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो उन मोशन के अंदर जहां पर ये बी और आर के बीच का एंगल कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वहां पर तकलीफ आएगी। लेकिन सर्कुलर मोशन में कोई तकलीफ नहीं। सर्कुलर मोशन में हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ओमेगा बराबर से बी अपॉन आर। अब भैया डायरेक्ट कैसे पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बी और आर तो सदैव परपेंडिकुलर। देखो आप देखिए हर जगह पर, हर पॉइंट पर, हर दिशा के अंदर ये दोनों क्या दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी तकलीफ हमें नहीं होती है। कोई भी तकलीफ इसलिए नहीं होती क्योंकि हर वक्त ये क्या शो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर शो कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग रिलेशन क्या बताएं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये भी सही है। ओमेगा बराबर से b बाय आर, सर्कुलर मोशन की बात करो ये सही है। और अगर ऑलवेज सही की बात करें, हर मोशन के लिए सही की बात करें, तो ये एक रिलेशन भी हमेशा सही होता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो कर लेगा, फिर से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बन जाएगा v। तो ये रिलेशन भी हमेशा सही होता है और ये रिलेशन भी हमेशा सही होता है, और ये वाला रिलेशन जो है सर्कुलर मोशन में ही सही होता है, ठीक है। तो इतनी बात हमने करी, दोनों के बीच का रिश्ता हमने फाइंड आउट किया। आप याद रखेंगे b बराबर से r ओमेगा होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। आप भैया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अगर पढ़ा है तो एक्सीलरेशन भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एक्सीलरेशन को भी एक बार देख लेते हैं। देखो ना राम राम नहीं नहीं वो भी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। चलो एक छोटी सी टर्म बच गई है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर कल हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में और पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को काय से डिनोट किया जाता है भैया, अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये बन गया आपका अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से बनाया जाता है अल्फा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपल डेफिनेशन देखें, देखो वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन होता था। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब, यहाँ फिर हम शॉर्ट में देख लेते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब होता था चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता था आपका लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है। चाहे तो वेक्टर भी लगा लें, ये भी वेक्टर होता है। और इसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात करो तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी आएगी भैया, एक्सियल ही आएगी, मतलब इधर आएगी। और लीनियर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन एक्सियल आएगी। यहाँ नहीं बना सकते तो यहाँ बना देते हैं, ये अल्फा की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल अल्फा मींस व्हाट, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन मींस क्या होगा, अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द rate of change in angular velocity with respect to time। वैसे ही सेम जो डेफिनेशन हमने वहां पढ़ी थी वही की वही यहाँ पढ़नी है। क्या बता रहा है ये कि एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मींस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज जब टाइम के साथ साथ, जब अल्फा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर अल्फा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नाउ इसका यूनिट और डायमेंशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यूनिट के अंदर शायद किसी को ओमेगा के यूनिट के अंदर या डायमेंशन के अंदर प्रॉब्लम थी, मैं फिर से बता दूं। ओमेगा का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है,
ठीक है, या फिर डिग्री पर सेकंड लिख सकते हैं, और जो ओमेगा के डायमेंशन होते हैं वो t⁻⁻1 होते हैं, राइट है। अभी मैं बात करूंगा यूनिट की, इसके यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो ओमेगा है, ओमेगा का जो यूनिट है हमने पढ़ाई था रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, मींस इसका यूनिट क्या आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और भैया इसके डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ओमेगा के डायमेंशन होते थे t⁻⁻1 और इसके भी और एक t⁻⁻1 ही बनेंगे, तो ये हो जाएंगे t⁻⁻2 इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे t⁻⁻2, ये डायमेंशन होंगे, ठीक है। ओमेगा के t⁻⁻1, ये t नीचे आएगा, t ऊपर जाएगा तो t⁻⁻, देखो मैं लिख देता हूं, ये t, जिनको कंफ्यूजन था वो देख ले, ओमेगा के डायमेंशन t⁻⁻1 थे, t के t⁻1 थे, ये ऊपर जाएगा तो t⁻⁻2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती है, तो वो क्या क्रिएट करेगी, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करेगी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे बताएंगे, ओमेगा बाय टी से डिनोट करेंगे। अब इसमें भी दो टर्म होगी, क्योंकि भैया लीनियर एक्सेलरेशन में दो टर्म होती थी, देखो वही चल रहा है, ठीक है, 1D 2D को मैच हो रहा है, ठीक है। एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, बड़ा चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे यहाँ पर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, बड़ा चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, टाइम ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या लिखते थे, इंस्टेंटेनियस के लिए अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे dv/dt, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखेंगे भैया, d⁻/dt, ठीक है। वही बात है, देखो फिर से वही बात है, ठीक है। बस यहाँ पर एंगुलर, यहाँ पर लीनियर, इतनी ही बात कर लिए। अच्छा एक और बात, हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी निकालते थे, अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखते थे d²s/dt², ऐसे रखते थे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, एवरेज के केस में भी वैसे ही होगा, बट यहाँ पर s की जगह पर थीटा जुड़ जाएगा, d²θ क्या आ जाएगा आपका dt² आ जाएगा। सेम कहानी, देखो ये सारी इंस्टेंटेनियस और ये सारी एवरेज, ये सब लीनियर के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये लीनियर, ये 1D में पढ़ाया है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी किसके लिए पुट कर दी जाएंगी, एंगुलर के लिए पुट कर दी जाएगी, मतलब सर्कुलर के लिए। ये सारी बातें लीनियर के लिए, ये सारी बातें एंगुलर के लिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है, लीनियर एंगुलर को हर जगह हम लोग एनालॉगस कर सकते हैं, हर जगह इनको मिला सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं। इन केस अगर मान लो आपको, देखो हमने यहाँ पर अल्फा पढ़ा, अल्फा बराबर से हमने क्या पढ़ा, d⁻/dt पढ़ा। ये रिलेशन हम, ये रिश्ता कब यूज करेंगे, जब हमें ओमेगा दिया होगा और अल्फा पूछा होगा। अगर ओमेगा दिया है और अगर अल्फा पूछा है तो अल्फा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, d⁻/dt लगाएंगे। लेकिन इसका अपोजिट भी तो हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर तो चलो भाई अच्छी बात है कि उन्होंने ओमेगा दिया है और अल्फा पूछा है, तो हम लोग ये रिश्ता लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उन्होंने अल्फा दिया होता और अगर ओमेगा पूछा होता, तो हम लोग इसे इधर ले जाते, जैसे पहले हमने किया, तो ये क्या हो जाता, अल्फा इंटू dt हो जाता। फिर बोथ साइड हम लोग क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा, और ये क्या हो जाता, अल्फा dt। बहुत ही आसान है भैया, ये हो जाता ओमेगा और ये क्या बचता, अल्फा dt बचता, तो ये निकल जाती ओमेगा की वैल्यू। ये रिश्ता कब यूज करेंगे, जब हमें अल्फा दिया हो और ओमेगा पूछा हो। ये रिश्ता कब यूज करेंगे, जब हमें ओमेगा दिया हो और अल्फा पूछा हो, ठीक है। बड़ा ही आसान सा है ये सब, जिसने 1D क्लास में ध्यान से पढ़ा था ऑफलाइन क्लास में, उसे ये सारी चीजें बहुत इजी लग रही होगी, क्योंकि वही रिपीट वाली चीजें, कोई इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में भी रिलेशन निकाल लेते हैं, ये काम भी खत्म होगा फिर हमारा, ठीक है। जैसे वहां निकाला रिलेशन, वैसे यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन लगा सकते हो, यहाँ पर वहां पर जैसे हमने क्वेश्चन किया था, थीटा की वैल्यू रखी थी, उसी को यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख देना और यहाँ पर अल्फा निकाल लेना, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड व्हाट, एंगुलर एक्सीलरेशन, दोनों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। किस के बीच में रिलेशन निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ किसके बीच में रिलेशन निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन में फिर बता दूंगा बच्चों, इसे ए से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें पता है v बराबर से क्या होता है आपका, r ओमेगा होता है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, बड़ा ही सिंपल काम है। तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ r ओमेगा।
अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ u इंटू वी रूल, ठीक है, किसकी हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू वी रूल की हेल्प से। तो ये r रहेगा, इसे क्या लिखोगे आप, d ओमेगा बाय dt प्लस ये क्या रहेगा ओमेगा, इसे क्या लिखोगे dr बाय dt, मतलब u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन। r रेडियस है, r क्या है आपका, रेडियस है भैया, मैग्नीट्यूड ले रहे तो रेडियस कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। रेडियस अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है, मतलब dr बाय dt की वैल्यू कितनी कहलाएगी, जीरो कहलाएगी, क्योंकि r कांस्टेंट है, r रेडियस है, तो dr बाय dt बराबर से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, a बराबर से r d ओमेगा बाय dt प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू जीरो, तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, जीरो हो जाएगी। ये टर्म जीरो हो जाएगी तो a बराबर से क्या होगा, आर डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी की वैल्यू होती है अल्फा, ठीक है। तो a बराबर से क्या आया, आर अल्फा, ठीक है, a बराबर से क्या आ गया, आर अल्फा आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। a बराबर से क्या आया आपका, आर अल्फा आया, मींस अल्फा बराबर से क्या आएगा, देखो फिर से वही चीज रिपीट होंगी, a अल्फा बराबर से क्या आएगा, a बाय आर आएगा, यही हमने पहले भी पढ़ा, ओमेगा के v के केस में हम लोगों ने पढ़ा था और r के केस में पढ़ा था, ये ध्यान रखिए a बाय आर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो हम लोग थीटा के केस में भी ऐसे ही पढ़े थे, एच बाय आर, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो कोई कंफ्यूजन ना हो। थीटा बराबर से हमने क्या पढ़ा था, एच बाय आर पढ़ा था, आर्क लेंथ अपॉन हमने क्या पढ़ा था, रेडियस पढ़ा था। ओमेगा बराबर से हमने क्या पढ़ा था, वी बाय आर पढ़ा था। ये देखिए हमने तीनों रिलेशन सेम प्रूव कर दिए, तो एंगुलर टर्म्स और ये सारी लीनियर टर्म्स अपॉन रेडियस, सेम रिलेशन आ गए। अब इसके अंदर कोई डाउट यहाँ तक के पढ़ लिए है, अगर कोई डाउट समस्या कुछ आती है तो आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में डालें। आयुषा मैंने INT का मतलब बताया आपको, INT का मतलब इंस्टेंटेनियस है। पूरा लेक्चर देखो बेटे, पूरा लेक्चर देखो। INT मींस व्हाट, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है वहां पर, इंस्टेंटेनियस यानी एक पॉइंट की बात हो रही है। एवरेज मींस व्हाट, पूरे पाथ की बात हो रही है, ठीक है। पूरा लेक्चर प्लीज देखो अच्छे से, you will getting the point. If any other doubts तो प्लीज चैट बॉक्स में डालें, अदरवाइज हम लोग खत्म करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, कल के लेक्चर के अंदर अब हम लोग इसके डायनेमिक्स वाले पार्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूसीएम और नॉन यूसीएम वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी 11th में हुआ था। फिर भी चलिए कल के लेक्चर में एक बार फिर से शॉर्ट में बता दिया जाएगा यूसीएम नॉन यूसीएम, ठीक है। फिर ये सब खत्म होने के बाद में हम लोग डायनेमिक्स वाले पार्ट की तरफ जाएंगे, मतलब फोर्सेस के पार्ट जाएंगे, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि सारे लोग बता रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं।